Hello students, this is Rajesh Jimlan. You are watching Doha Education Academy मीरपुर माचिलो। हम प्री एंट्री टेस्ट क्लासेस फॉर एनएमडी के नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट के लिए अकेडमी चला रहे हैं और ये वीडियोस आप तक बिल्कुल फ्री में जो है पहुंच रही हैं और हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि क्वालिटी वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी वीडियोस में दो तीन चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको। एक सिंपलिसिटी, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और कुछ ना कुछ आप ज़रूर नया सीखेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बल्कि ये मेरा दावा भी है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे जो कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इसके साथ जो है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, फ्रेंड से शेयर कीजिए जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं वही तो है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आज हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते रहिएगा, पूरी देखिएगा और बुक्स और रजिस्टर वगैरह खोल के रखें नोट करने के लिए। सो इस लॉ को फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोड्यूस किया था, ही वाज सीएम गुलबर्ग एंड पीटर वेज इन 1864। इस लॉ को 1864 में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। मकसद क्या था? मकसद सिंपल था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, जिसको उस वक्त इन्होंने एक्टिव मास का नाम दिया था। तो मोलर कंसंट्रेशन का, मोलैरिटी का ओल्ड नेम है एक्टिव मास। तो इनका काम क्या था, इस्लाम में हम पढ़ेंगे क्या, समझेंगे ये कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और मोलैरिटी और एक्टिव मास ऑन द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। कि रिवर्सिबल रिएक्शन पे रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट क्या होगा, ये इनका इफेक्ट था। तो इस्लाम में हम यही पढ़ेंगे। इस्लाम की सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसके दो पार्ट हैं। स्टेटमेंट ये है कि द रेट ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास भाई रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हैं ना, और सी प्लस डी प्रोडक्ट बन गई। तो इस लॉ की जो स्टेटमेंट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि द रिएक्टिविटी ऑफ ए या द रेट ऑफ सब्सटेंस। सो अगर मैं दूसरे पेज की स्टेटमेंट आपको इधर से ही पढ़ के बताऊं। दिस लॉ स्टेट्स, ये सारी चीजें हो गई ना। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट। अब देखें, सब्सटेंस यानी खाली ए या खाली बी। तो ए की जो रिएक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रिएक्टिविटी ऑफ A is directly proportional to the concentration of A। कि A की जो रिएक्ट करने की रफ्तार है वो A की कंसंट्रेशन या उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगी। एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। तो इन्होंने जो टर्म यूज की थी, कौन सी? एक्टिव मास। अब एक्टिव मास का मतलब क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब हो या मोल पर लीटर हो। अब वी नो दैट दीज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। और एक्टिव मास को रखते किस में है? स्क्वायर ब्रैकेट में। आप किसी की कंसंट्रेशन को, ए की कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। सो इसकी स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है द रिएक्टिविटी ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। सिमिलरली द रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं आप। द रिएक्टिविटी ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आप कंसंट्रेशन को, एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये पहली बात क्लियर हो गई कि ए की जो रिएक्टिविटी है, ए की अपनी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ये दो है ना, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जो आगे रिएक्शन जा रहा है, ये कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और जो ये रिएक्शन जा रहा है, ये कौन सा बैकवर्ड है।
तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में एक रिएक्टेंट तो नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, एक ए है दूसरा बी है, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम ये करेंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसकी सेकंड पार्ट पढ़ ले हम, कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। यानी हमने ए और बी की बात की, ए प्लस बी, और हमने क्या बात की कि सी प्लस डी प्रोडक्ट है। फॉर ए के रिएक्ट करने की रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन। अब व्हाट अबाउट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा पार्ट इसकी स्टेटमेंट है, एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हम बात करें या इधर फॉरवर्ड रिएक्शन की या बैकवर्ड रिएक्शन की। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के दो रिएक्टेंट है ना, ए एंड बी, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह लें और एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। अब कितने रिएक्टेंट है, दो है, कितने रिएक्टेंट है भाई फॉरवर्ड रिएक्शन में, ए एंड बी, दो। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो फॉरवर्ड, तो दो स्टेटमेंट कौन सी हुई, सॉरी स्टेटमेंट एक ही है, उसके दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन कंसंट्रेशन, कि ए के रिएक्ट करने की रफ्तार सिर्फ ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, पर बी के रिएक्ट करने की रफ्तार सिर्फ बी की कंसंट्रेशन पे। और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो ए और बी की प्रोडक्ट, यानी आप ए और बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप ए और बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई बेटा, यहां तक समझ आ गई, यहां तक बात समझ आ गई, चलें। अच्छा, तो यहां तक ये जो पार्ट है ये किसके लिए हमने बात की फॉरवर्ड रिएक्शन के, वी टॉक्ड अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन। नाउ यहां पे जो डिस्कशन होगी दैट विल बी फॉर अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो मुझे कुछ गाइड करें, बैकवर्ड रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, द reactivity of C is directly proportional to the concentration of C. Similarly, the reactivity of D is directly proportional to concentration of D or active mass of D, while the rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of C plus concentration of D. Clear? सही है, सही है, सही है। अगर कोई गलती है तो बताएं, जल्दी बताएं, हरी अप। गलती तो मैंने की है जानबूझ के, आप बताएं। प्लस नहीं, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा इनटू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो यहां तक क्लियर है बेटा, इसकी स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, के ए की रिएक्ट करने की रफ्तार ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, बी की रिएक्ट करने की रफ्तार बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। इज इट क्लियर अप टिल हियर? यहां तक क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? कोई प्रॉब्लम? स्टेटमेंट में एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। चलो इसको दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी देखते हैं। चलें जी, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, it can also be defined as the rate of chemical reaction is proportional to the product of molar concentration of each reacting substance raised to a power। देखिए जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है कोई 2a प्लस b और रिएक्शन में 3c बना है, ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब इक्विलिब्रियम
केसी एक्सप्रेशन बनाएंगे तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट। अब सी की जो कंसंट्रेशन है उसका इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने कोएफिशिएंट 3 लगाया, तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। ये आप जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाओगे तो ये जो कोएफिशिएंट हम यूज करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो पावर बन जाएगा। अब इसी का ही जिक्र है इस स्टेटमेंट में कि इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज proportional to the product of concentration of each reacting substance raised to a power which is equal to, कि जो पावर होगा which is equal to the stoichiometric coefficient used in the बैलेंस केमिकल इक्वेशन, के जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट यूज करते हैं वो आपका जो कोफिशिएंट है वो केसी एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन में पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा। क्लियर है बेटा? ध्यान तक क्लियर है? जल्दी बताएं। ओके ओके बेटा, ओके। चलें अब नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन। वैसे ये पेज मैंने आपको सेंड कर दिया पर हम डायरेक्ट उस पे व्हाइट पेज पे जो है ना कर लेते हैं। हम जो है व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम डेरिवेशन करेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में केसी लिखते हैं, ठीक है। तो चलें जी इसको जरा देखें। अब करना क्या है कि आप एक कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन उठा लें। कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक जनरल कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन उठा लें। मैं उठाता हूं कि m मोल्स ऑफ A reacts with n moles of B to produce x moles of C and y moles of D। मुझे बताएं यहां पे इक्वेशन रिएक्शन क्या है कि m moles of A reacts with n moles of B to produce x moles of C and y moles of D। इसमें यहां पे m n और x एंड y ये क्या है? व्हाट आर दीज? m n x एंड y ये क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं। सही बताया आप लोगों ने। ये कोफिशिएंट्स हैं जो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। और ये जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होंगे या पावर में चले जाएंगे, ये एक्सपोनेंट हो जाएंगे, ये पावर में चले जाएंगे, ठीक है बेटा। चलें जी। अच्छा अब इसको देखें, इसमें दो रिएक्शन है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इस लॉ को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, भाई लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के कौन से रिएक्टेंट है? ए एंड बी। फॉरवर्ड रिएक्शन के कौन से रिएक्टेंट्स हैं? ए एंड बी, बिल्कुल वही है, ठीक है। ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो एम को कहां करें? एम को हम एक्सपोनेंट में लगाएंगे क्योंकि ये कोफिशिएंट है एम। लॉ बताता है कि अगर दो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो बी पावर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम करेंगे खत्म। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा कांस्टेंट के एफ। नाउ के इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, सॉरी रेट कांस्टेंट है एफ फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो के एफ स्टैंड्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। चलें भाई ये किसके बराबर होगा? a पावर m इंटू b पावर n। जहां तक क्लियर है बेटा? जहां तक बात समझ आ गई? तो ये a b m n ये कहां से आए, ये ऊपर कैसे गए, नीचे कैसे गए? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा?
ओके ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का काम तमाम हो गया। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है भाई? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, backward reaction is directly proportional to the concentration of C power x, C power x into concentration of D power y। ये क्लियर है कि concentration of rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of C power x and D power y। तो proportionally खत्म करेंगे, यहां पे क्या लगेगा? KB। now K is the rate constant, B for the backward reaction, so KB is collectively called the rate of backward reaction। द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है भाई? C पावर x इंटू D पावर y। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। ये हमें पता है ऑलरेडी, बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बिल्कुल इक्वल होती है किसके? बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। चलें जी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है आपका KF, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, और ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। KF A पावर M इंटू B पावर N इज इक्वल टू, ये फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया किसके? बैकवर्ड के। बैकवर्ड किसके बराबर है? KB C पावर X इंटू D पावर Y। क्लियर यहां तक? क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब ये करेंगे कि हम जो है हम क्या करें कि हम इस KB को, जो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, इसको इस साइड पे लाएं, और ये जो कंसंट्रेशन है इसको उस साइड पे लाएं, ठीक है। तो हमारे पास एक नई चीज बन जाएगी ना, एंड व्हाट दैट चीज विल बी, वो चीज क्या बनेगी? चलिए उसको देखते हैं। तो अब क्या होगा कि KF अपान KB, क्योंकि हम KB को इधर से इस साइड पे लाएंगे तो यहां मल्टीप्लाई करा है कंसंट्रेशन के साथ, यहां आके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो KB अपान KF, ये हो गया एक नई चीज के बराबर, विच इज कॉल्ड KC। अब रहेगा क्या? इस साइड पे क्या रह गया? कंसंट्रेशन ऑफ C पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ D पावर Y। इसको इधर ही लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ C पावर X इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D पावर Y डिवाइडेड बाय क्या होगा? देखें, A और B KF के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो A पावर M हो जाएगा, A पावर M इंटू B पावर N। यहां तक क्लियर है बेटा? होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ है यहां पे ये हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट थी, कहां गए? C और D, ये ऊपर चले गए ना न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? आपके रिएक्टेंट आ गए, ठीक है। तो हम ये इस अदर वर्ड में इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे? रिएक्टेंट से, ठीक है। तो आप KC को अब KC क्या है? K में K कांस्टेंट है, C कंसंट्रेशन है, तो KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। KC इज व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसके बराबर होगा? अब इसकी फर्स्ट वे ये है कि आप इस तरह से करें कि इन दोनों का रेशियो लें। तो KC फ्रॉम दिस डेफिनेशन, KC क्या है? KC इज रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो पहली इसकी जो डेफिनेशन होगी KC1, KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हेयर हम लिख लें पहले, here KC is equilibrium constant,
कांस्टेंट, ठीक है। तो Kc यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसको डिफाइन कैसे करें, इसको डिफाइन कैसे करें भाई? डिफाइन इस तरीके से करेंगे, डिफाइन इस तरीके से करेंगे, किस तरीके से? द रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डोंट फॉरगेट वन थिंग, कब? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, एट इक्विलिब्रियम। विदाउट इक्विलिब्रियम आपका Kc नहीं होगा। विदाउट इक्विलिब्रियम आप वर्ड यूज कर सकते हैं Q। अब Q एंड Kc, दीज आर द टू सेपरेट टर्म्स। Q एंड Kc आर द सेपरेट टर्म्स। Q आप जो है किसी भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो के लिए यूज कर सकते हैं। Q is a ratio between product concentration to reactant concentration with or without equilibrium. Whether the equilibrium is established or not, you can use Q. If the Q is equal to Kc, या अगर Q का वैल्यू जो है आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ले रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है उस वक्त आप Q ले रहे हैं, उस वक्त आप प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन रेशियो ले रहे हैं, तो Q विल बी इक्वल टू Kc। तो Kc एक स्पेसिफिक टर्म है जो आप किसी भी वक्त यूज नहीं कर सकते, वो एक ही वक्त में यूज कर सकते हैं। एंड दैट वक्त इज व्हाट? एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम? तो जब इक्विलिब्रियम पे रेशियो लेंगे तो उसको आप Kc भी कह सकते हैं, उसको आप Q भी कह सकते हैं। पर अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है, अगर है तो आप Q कह सकते हो, अगर नहीं है फिर भी Q कह सकते हो। पर Kc आप सिर्फ तब कह सकते हो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है तो आप Kc वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप Q हर सूरत में यूज कर सकते हो। यहां तक बात समझ आई? शेफला मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर अभी भी आपको नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बिल्कुल क्लियर बताया आपके कि Q एक जनरल टर्म है जो आप किसी वक्त भी यूज कर सकते हो। Kc उस वक्त यूज करोगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। विथ एंड विदाउट इक्विलिब्रियम आप Q यूज कर सकते हो। Kc ओनली विथ इक्विलिब्रियम यूज कर सकते हो, विदाउट इक्विलिब्रियम आप Q यूज करोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके ओके। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? ये तो मैंने पहले ही बताई कि द रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड Kc और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरी डेफिनेशन ये होगी, जगह नहीं मैंने नहीं लिखता, ठीक है, आपको बता देता हूं। द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से उस वक्त डिवाइड करो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। एट इक्विलिब्रियम द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो आप Q भी कह सकते हो, आप Kc भी कह सकते हो। पर हम Kc पढ़े हैं तो हम किसकी बात करेंगे? Kc की बात करेंगे। क्लियर बेटा? यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने भी यही बताया था। ठीक है, चलें जी, तो आते हैं यहां पे क्या है। चलें, ये अभी हमने जो है Kc की इक्वेशन ड्राइव की, Kc के भी हमने कर लिया। ठीक है, Kc इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन एक मतलब फिर मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ठीक है, तो Kc की डेफिनेशन क्या है? Kc जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है, Kc is the equilibrium constant. Kc can be defined as the ratio of product molar concentration in products of product molar concentration of reactants at equilibrium. कि जो रिएक्टेंट जितने भी हैं और जो प्रोडक्ट जितने भी मोल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से एट इक्विलिब्रियम, तो वो आपका ये होगा। और पहली डेफिनेशन मैंने लिखी कि द रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी Kf एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी Kb, तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये अगर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं तो ये क्या है?
भाई Kc आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। ये पूरी जो इक्वेशन इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आपकी ये है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आपकी ये है, और इस रेशियो को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको अदर वर्ड में कैसे लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन KF एंड KB, KF एंड KB, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर रिएक्टेंट जो है वो गैसेस हैं, अगर रिएक्टेंट गैसेस हैं तो हम Kc को Kp से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट गैसेस हैं तो हम Kc को Kp से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो देखें ना भाई। हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें कि P इज इक्वल टू N/V RT। अब हमें पता है कि N/V यानी मोल पर dm3। N/V का मतलब क्या हुआ, N/V यानी मोल पर dm3। ये तो हो गई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी इसको आप क्या लेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन। तो जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए हम Kc की जगह पे और गैसियस इक्विलिब्रियम हम Kp यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, Kp। चलें जी भाई, Kp कैसे यूज करते हैं, तो उसके बाद अब कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ये A गैस है, ठीक है, उसके बाद B ये भी गैस है, उसके बाद आपके पास C ये भी गैस है। तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, Kc इज इक्वल टू वही होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हो गया Kc। अब Kp कैसे होगा, Kp में हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट कौन से C है, तो हम लिखेंगे PC। अब PC का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ C गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B गैस। तो जैसे Kc और Kp में फर्क क्या आ गया कि Kc में जिस तरह की कंसंट्रेशन है वो हम मोल पर dm3 में लिखेंगे, रिएक्टर लिखेंगे, उसके बाद में अगर यूनिट निकालना हो तो हम मोल पर dm3 में। पर Kp में आप क्या करेंगे कि P लिखेंगे। P स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर। किसका पार्शियल प्रेशर, जो गैस है, C है तो C का लिखेंगे, ठीक है, A है तो A का लिखेंगे, B है तो B का लिखेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा। देखिए, हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि हम Kc को Kp से रिप्लेस क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्यों कि Kp में जो P है वो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, और Kc में जो C है वो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हम P की जगह पे C या C की जगह पे P लिख सकते हैं। तो हम गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए, या अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो हम Kp और Kc दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास जो है गैसेस रिएक्टेंट नहीं है तो आप Kp नहीं, आप सिर्फ Kc यूज करो, ठीक है। तो Kp जो है वो, यहां तक क्लियर बेटा, बस इतना बताएं। यहां तक क्लियर है, या कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, देख लें पहले। ओके, अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp एंड Kc के दरमियान रिलेशन क्या होता है, ये हमने करना है। चले इसको करते हैं। हेडिंग है हमारी द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो Kp और Kc के दरमियान व्हाट इज द रिलेशनशिप क्या है, देखते हैं। चलें जी, Kp और Kc के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Kp क्या है, Kp आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर गैसियस रिएक्टेंट। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी
रिएक्शन विच इन्वॉल्व गैसेस लिक्विड सॉलिड कुछ भी, ठीक है। अच्छा आर क्या है आपका, आर भाई जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन इज डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट मोल्स, प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स। तो हमने क्या करना होगा कि प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट के मोल से माइनस करेंगे, तभी हमें वैल्यू मिलेगा डेल्टा एन का। अब थोड़ी सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर लें, ठीक है। अब देखें हमारे पास, तो हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है। और हमने ये देखा कि Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा एन, ठीक है। R इसमें क्या था, जनरल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल्टा एन डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। Kp कैन बी इक्वल टू Kc इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, कि अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है तो Kp जो है वो इक्वल टू होगा Kc। नंबर 2, Kp कैन बी ग्रेटर देन Kc इफ डेल्टा एन हैज पॉजिटिव वैल्यू। नंबर 3rd केस, Kp कैन बी लेस देन Kc इफ डेल्टा एन हैज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब सिंपल सी मैथमेटिक्स की बात कर लें, हमने ये पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में कि अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है ना, एनी नंबर इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसका जो एक्सपोनेंट होगा, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। और जिस भी बेस का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात समझ आ रही है कि जो भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, और जिसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका बेस ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात समझ आ रही है बेटा, आ रही है, ओके। इफ द नंबर इज लेस देन 1 तो एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ द नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो उसका एक्सपोनेंट 0 होगा। अब यहां से आप डेल्टा एन का वैल्यू देखें, ठीक है, क्योंकि पावर में यहां पे क्या आ रहा है, डेल्टा एन आ रहा है। अब डेल्टा एन के 3 वैल्यूज हो सकते हैं, 0, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, यानी डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। अब -x हो सकता है या +y हो सकता है। इफ द डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, तो 0 एक्सपोनेंट जब आएगा तो उसका बेस क्या होता है, 1। बेस क्या होता है, 1। हम एग्जांपल कर लेते हैं ना, देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है भाई, H2 + I2 2H है, ये हमारे पास रिएक्शन है। H2 + I2 2H है, ये रिएक्शन है, ठीक है। डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट के साइड 2 मोल, रिएक्टेंट साइड 1 + 1 2 मोल, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि Kp इज इक्वल टू Kc, Kc का कोई भी वैल्यू ले लें, चले मैं 1 ले देता हूं, x ले लेता हूं, ठीक है। x ले लिया हमने, इनटू क्या है, RT पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है, 0, डेल्टा एन क्या है, 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है, जो कि इक्वल टू x है, इनटू आप क्या करोगे, या डॉट लगा देते हैं इधर, डॉट। अब ये पावर क्या है, 0 है, तो जब पावर 0 होगा तो उसका बेस किसके बराबर होगा, 1 के, यानी 1 × x, ठीक है। तो
टोटल वैल्यू क्या आया, x आया। तो ये x वैल्यू किसका है, x इज इक्वल टू KP है, और x किसका वैल्यू था, KC का। तो अगर एक्सपोनेंट 0 होता है, अगर प्रोडक्ट के मोल्स एग्जैक्टली सेम है, रिएक्टेंट के मोल्स के बराबर हैं, तो आपका KP और KC क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब भी डेल्टा n इज इक्वल टू 0 होगा तो KP विल बी इक्वल टू KC। ये बात समझ आ गई या नहीं, ये बात समझ आई? ओके, बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलें दूसरा एग्जांपल करते हैं। देखिए हमारे पास रिएक्शन है ये, कि भाई रिएक्शन ये है कि 2SO2 प्लस O2 2SO3 डेल्टा n इज इक्वल टू क्या होगा। अब प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है, रिएक्टर साइड पे 3, डेल्टा n इज इक्वल टू -1। और ये वाला केस है, ये वाला सीन है, जब एक्सपोनेंट माइनस में आएगा, ठीक है, तो बेस जो वैल्यू है बेस का वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 होगा। चलें इस वैल्यू में आप रखते हैं कि KP इज इक्वल टू, अब KC का वैल्यू हमने क्योंकि x ले रखा है तो x रखते हैं, ठीक है, इनटू RT पावर -1। अब -1 ने हमने गाइड किया कि x इंटू क्या होना चाहिए, x इंटू ऐसा नंबर जो कि लेस देन 1 होगा, यानी 0.6 हो गया, 0.5 हो गया, कितना भी हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.6x, ठीक है। तो यहां पे KC का वैल्यू था x और KP का वैल्यू क्या आया, 0.6। तो इस रिएक्शन में क्या है, KC इज ग्रेटर देन KP है या KP इज ग्रेटर देन KC है। KC इज ग्रेटर देन KP और KP इज ग्रेटर देन KC। क्या हुआ है, क्या हुआ है बेटा, KC इज ग्रेटर देन, देखें ये 0.6 KP का है ना, ये KP का वैल्यू है, ठीक है, जबकि KC का वैल्यू जो है वो 1x है। तो KC इज ग्रेटर देन व्हाट, KP। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर कोई और रिएक्शन लेते हैं, भाई हमारे पास PCl5 है, इसको तोड़ा हमने, हमें PCl3 प्लस Cl2 मिला, ठीक है। तो इस यहाँ पे डेल्टा n इज इक्वल टू क्या है, 1 + 1 2, 1 मोल रिएक्टेंट का 1 तो +1। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी आपका जो बेस होगा, वो बेस जो है, वो जो नंबर होगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। इमेजिन करें आपका नंबर 1.2 आता है, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, KP का 1.2x, ठीक है, जबकि KC का वैल्यू क्या था, KC का वैल्यू था 1x। तो क्या हुआ, KP इज ग्रेटर देन व्हाट, KC। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC, दैट KP इज इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा n। डेल्टा n डिसाइड करेगा। हमने ये देखना है कि दो रटे वाली अगर बात करें, ये थी कॉन्सेप्ट की बात, रटे वाली बात करें, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम है तो KP इज इक्वल टू KC। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम है तो KP इज इक्वल टू KC। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं तो KP इज ग्रेटर देन KC। अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं तो KP इज लेस देन KC और KC इज मोर देन KP। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब एक आखिरी चीज करते हैं, यूनिट। अब हम करते हैं यूनिट ऑफ, अब KC को KC may or may not have some dimension। KC को यूनिट हो भी सकता है, KC को यूनिट नहीं भी हो सकता, ठीक है, KC को यूनिट हो भी सकता है, KC को यूनिट नहीं भी हो सकता, दोनों बातें, ठीक है, दोनों बातें हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है किस पे, KC will be dimensionless if डेल्टा n इज इक्वल टू 0। कि अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स सेम हैं तो KC को कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। KC will have some dimension, if डेल्टा n इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं आपको दो मेथड करवाता हूं, एक लॉन्ग कट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आपको बाद में करवाता हूं, पहले लॉन्ग कट मेथड करते हैं। देखिए हम करते हैं यूनिट ऑफ KC फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा लें, कि रिएक्शन है हमारे पास N2 + 3H2
2NH3। तो हम इसकी Kc का यूनिट कैसे लेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाई अमोनिया। Kc एक्सप्रेशन लिखने का तरीका ये है कि ये जो कोफिशिएंट ये पावर में आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। तो नाइट्रोजन का पावर एक ही है, हाइड्रोजन का पावर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे कि हर एक रिएक्टेंट की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब। देखिए क्या है, पावर 2 लगाओ यानी 2 मरतबा लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, यानी ये प्रोडक्ट का खाता यहां पे खत्म हो गया। नीचे क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम 4 मरतबा लिखेंगे मोल अपॉन डीएम क्यूब। चलें जी, मोल पर डीएम क्यूब फॉर नाइट्रोजन, ये हो गया फॉर अमोनिया, ठीक है। और क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 मोल से तो 3 टाइम लिखेंगे। अब यहां पे देखें किसके बराबर होगा, यहां पे देखें कि ये मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब कट हो गए, नीचे रह गए अपान में 1 अपान क्या रह गया कि मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल, सॉरी, मोल पर डीएम क्यूब। अब इसको अगर हम छुड़ाएं तो इस तरह से होगा कि मोल स्क्वायर डीएम पावर 6, ठीक है। और अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा डीएम पावर 6 अपान मोल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये था लॉन्ग कट मेथड। अब बिल्कुल शॉर्टकट छोटा सा मेथड लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, कि केपी का जो यूनिट है, सॉरी केसी का जो यूनिट है वो बराबर होगा मोल पर डीएम क्यूब। आपने सिंपली पावर लगाना है डेल्टा एन, शॉर्टकट मेथड। अब डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट से माइनस करें। प्रोडक्ट में कितने मोल हैं, 2, रिएक्टेंट में कितने मोल हैं, 4, वैल्यू क्या आया, -2। आप यहां पे लगाएंगे -2। जब भी पावर माइनस आए इसका मतलब ये है कि अपान में लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे पर अपान पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां पे इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय, ये सारी चीज लिखने के बजाय आप क्या करें, सिंपली ये लिखें कि भाई 1 अपान, अब स्क्वायर भी करते जाएं, मोल स्क्वायर, पावर एंड होल पावर मल्टीप्लाई होंगे, डीएम पावर 6 हो जाएगा। अगर सीधा करके लिखना है, ठीक है, तो डीएम पावर 6 ओवर मोल स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ये तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम करने के लिए। अब वैसे आप डायरेक्टली लिखेंगे, अगर पावर पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें मोल को डीएम क्यूब को, आपको जो है ना वही आएगा, ठीक है। अगर पावर नेगेटिव है तो जस्ट उसको, पावर नेगेटिव -2 है, ठीक है, आप स्क्वायर कर लें, सिर्फ उसको रिवर्स कर दें, यानी ऊपर मोल पर डीएम क्यूब है तो आप डीएम पावर 6 और मोल को नीचे करें, सिर्फ इतना करना है। अब इस रिएक्शन के लिए भाई N2 प्लस O2 2NO, बताएं केसी का यूनिट क्या होगा, यही फार्मूला यूज करें, मोल पर डीएम क्यूब पावर डेल्टा एन। बताएं इसका यूनिट क्या होना चाहिए, बताएं इसका यूनिट क्या होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है। अभी हमने देखा था कि जिसका भी पावर 0 होगा उसका बेस 1 होगा, तो केसी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब ये है कि आपके मोल सेम है तो सारे यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी 1 रह जाएगा, नीचे भी 1 रह जाएगा, इसलिए केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो दिस इज द सिंपल वे, आप झटपट में, ठीक है, फटाफट जो है आप केसी का यूनिट मालूम कर सकते हैं। तो ये आज तक के लिए काफी है, होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, कल हम करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, और उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर
जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे रखते हैं। प्रोडक्ट आपका न्यूमरेटर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, और रिएक्टेंट आपके न्यूमरेटर होते हैं। और उनके जो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए जो कोएफिशिएंट यूज करते हैं वो उन पे पावर लगेंगे। जैसे यहाँ पे हम पावर लगा रहे हैं, ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए जो कोएफिशिएंट यूज करते हैं वो पावर में जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर रिएक्शन में प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड इन्वॉल्व है तो उसको हम Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो प्योर लिक्विड होता है, जो प्योर सॉलिड होता है, उसकी कंसंट्रेशन का रेट पे कोई असर नहीं होता, रेट पे कोई असर नहीं होता, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस वजह से हम जो प्योर लिक्विड होगा, प्योर गैस होगी या कोई सॉल्यूशन होगी तो उसकी कंसंट्रेशन यूनिट हम लिखेंगे जो भी है, उसको हम केपी में भी यूज़ करेंगे, उसको हम केसी में भी यूज़ करेंगे, पर प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को नहीं करेंगे। ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।